नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर स्टडी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, मैथ्स के बेसिक जानकारी दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पिछला वीडियो देखा होगा। तो आइए चलो आज हम बात करते हैं जो मैथ्स के 5 चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे पहला चैप्टर जो लघुगणक होता है, मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं लघुगणक चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लघुगणक, इंग्लिश में लोग। इस चैप्टर से आपको पीएटी एग्जाम में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 3 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन लघुगणक के आएंगे। तो आइए जानते हैं लघुगणक क्या होता है। और जिस मतलब जैसे एग्जाम में जिस लघुगणक के जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लघुगणक जो क्वेश्चन आएंगे उसका फ्रेम या स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन को लिखा log e x की पावर n, तो इसमें आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी होगी। e क्या होता है, x क्या होता है, n क्या होता है। तो मैं बात करूँ इस e की, तो ये आधार में है, तो इसको लघुगणक आधार कहा जाता है। ये x लघुगणक है, जो log के जस्ट साइड में लिखोगी वो लघुगणक की संख्या कही जाती है। और जो इसके ऊपर अगर कोई लगा हुआ है पावर के रूप में, तो फिर वो घात होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आधार, संख्या और घात। कभी कभी घात लगी नहीं होती, और अगर कोई बड़ा नंबर है, अगर लघुगणक की संख्या कोई बड़ी नंबर है और वो पावर में टूट जाती है, तो फिर उसकी घात में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है लघुगणक का। तो अब हम बात आगे करते हैं कि आपको लघुगणक चैप्टर में किन किन में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप लघुगणक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, यदि हम किसी फलन को फलन मतलब जो फंक्शन होते हैं, फलन को log e x के रूप में लिखते हैं। यदि हम किसी फलन को log e x के रूप में लिखते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे x का लघुगणक कहा जाता है। तो इसे x का लघुगणक कहा जाता है। यदि हम किसी फलन को log e x के रूप में लिखते हैं, तो इसे x का लघुगणक कहा जाता है। अब x की जगह कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। अगर मान लो यहाँ 2 रहे तो उसको 2 का लघुगणक रूप कहेंगे, 3 हो तो 3 का लघुगणक रूप, ऐसा होगा। ठीक है। और 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। जैसे किसी किसी लघुगणक में आधार e होता है, कहीं 10 होता है, कहीं होता ही नहीं है। तो कैसे याद रखोगे आप? जिस लघुगणक का आधार e होता है उसे प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है। जिस लघुगणक का आधार ई होता है, मतलब जो लघुगणक का आधार ई होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉग कहा जाता है। जिस लघुगणक का आधार ई होता है उसे प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है। प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है। तो ये बात सीखी हमने कि जिस लघुगणक का आधार ई होता है उसे प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है। कभी कभी आपको यहाँ नंबर भी दिखने मिलेंगे। कभी 10, जो 10 एक नंबर है वो 10 लिखा हुआ रहता है, कभी कभी नहीं लिखा हुआ रहता है। तो तीसरी बात ये है कि जिस लघुगणक का आधार 10 होता है उसे क्या कहा जाएगा, तो जिस लघुगणक का आधार 10 होता है उसे सार्वत्रिक लघुगणक कहा जाता है। जिस लघुगणक का आधार 10 होता है उसे सार्वत्रिक लघुगणक कहा जाता है। सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक लघुगणक कहा जाता है। और एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके लघुगणक का कोई आधार दिया ही नहीं होता, तो उस समय आधार क्या माना जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब हम सॉल्व करेंगे जिनका लघुगणक में कोई आधार मतलब आधार उनका दिया ही नहीं होगा, तो उस समय कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो एक बात और आती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस लघुगणक का कोई आधार नहीं होता तब आधार 10 मानते हैं। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, जिस भी लघुगणक का कोई आधार अगर नहीं लिखा हो तो उसका आधार हमेशा 10 मानते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार में लगा लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में लघुगणक का आधार जो हम करेंगे क्वेश्चन, उनमें लघुगणक का आधार नहीं दिया होता। तो उस समय हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जिस लघुगणक का आधार नहीं दिया हो तो समझ जाना है हमको कि वहां आधार में 10 है। ठीक है। तो जिस लघुगणक का आधार नहीं होता तब आधार 10 मानते हैं। जिस लघुगणक का आधार नहीं होता
तब आधार 10 मानते हैं, 10 मानते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आधार दिखेगा ही नहीं। और मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, जो लोगों के क्वेश्चन है कभी कभी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन रहते आसान है लेकिन आपको समझ नहीं आता कि इसमें आधार कौन सा है, संख्या कौन सी है और घात कौन सी है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है कभी कभी ये इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो क्वेश्चन अलग ही हो जाता है। जैसे अगर आधार वाली संख्या लघुगणक की संख्या के रूप में आपने पढ़ी है तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे या गलत कर दोगे, है ना। तो वहाँ जनरली ऐसा होता है कभी कभी, इसलिए ध्यान से देखना। ये लघुगणक का आधार यहाँ पर होता है जो एकदम बेस में होता है, जस्ट बगल में जो होता है वो लघुगणक की संख्या कहलाती है और इसके ऊपर अगर कोई है तो वो घात कहलाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कुछ बेसिक फार्मूले की बात करते हैं लघुगणक के, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को मतलब लघुगणक के क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको हल करने के लिए उनके फार्मूले पर फोकस करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों या जिन छात्रों को फार्मूले याद होंगे वो डायरेक्ट बहुत ही आसानी से लघुगणक के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और जिसे नहीं आता तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ आपको समझाने की यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, तो डरिए मत, आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं लघुगणक कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में। तो बेसिक जो फार्मूले होते हैं लघुगणक के जिनको आप याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फार्मूले याद है तो क्वेश्चन जैसे फ्रेम होगा, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाने, अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन तुम 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो। लेकिन अगर वही समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे और वहीं पर अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो आइए हम जानते हैं पहले बेसिक फार्मूले के बारे में जिनकी जरूरत आपको पूरी चैप्टर में पड़ेगी। बेसिक फार्मूले, बेसिक फार्मूले क्या है। सबसे पहले मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है log e x की पावर n, तो जब भी ऐसा फार्मूला आए या इस टाइप में इस पैटर्न में लघुगणक का कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना जो पावर होती है ना, वो हमेशा आगे आ जाती है। ये n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ऐसा फार्मूला कैसा बनेगा, n log e x। जो पावर होती है वो हमेशा याद आती है हर क्वेश्चन में। लघुगणक के जितने भी क्वेश्चन करोगे जहां अगर पावर आएगी तो वो आगे आ जाती है, और आगे अगर लिखी हुई है तो फिर वो पावर में भी जा सकती है ना, वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। दूसरे फार्मूले की बात करें कि ऐसा ये फार्मूला है, अगर लघुगणक का आधार और लघुगणक की संख्या दोनों एक समान है तो उसका मान हमेशा एक होता है। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ये बेसिक फार्मूला है कि अगर लघुगणक का आधार और लघुगणक की संख्या दोनों एक ही नंबर है, जैसे यहाँ 2 रहे तो भी उसका मान एक रहेगा, 3 रहे तो भी एक मान होगा, 4 भी रहे तो एक मान होगा, मतलब दोनों संख्या अगर एक जैसी है तो उसका मान हमेशा एक होता है। तीसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे ये दिया हुआ है log e m प्लस log e n, तो हमेशा याद रखिए जब भी लघुगणक में बीच में अगर प्लस लगा हो तो जब इनको कंबाइन लिखा जाता है तो अगर बीच में प्लस का साइन तो आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे m बीच में प्लस है तो इनका जब करेंगे एक साथ तो इनका आपस में गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई यहाँ पर दिमाग लगाना नहीं है। जहाँ बीच में प्लस दिखे तो आपस में उनका गुना कर देना है, जहाँ पर माइनस दिखे वहाँ भाग कर देना है, बस इतना सा है। आधार देखो तो आधार दोनों में सेम है e, तो log आधार में e। अब देखो m प्लस लगा है, पीछे प्लस का साइन है, तो क्या हो जाता है, इन दोनों का गुना हो जाएगा आपस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा m n। बेसिक फार्मूला है, कोई ज्यादा भार नहीं है। वैसे ही चौथा देख लो, चौथे में भी वैसे ही है, यहाँ प्लस लगाता तो माइनस वाला देख लो। माइनस वाला क्या होता है log e m, अगर बीच में माइनस लगाओ और यहाँ log e n लिखाओ तो क्या हो जाएगा, जब बीच में माइनस लगाओ तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, क्या होगा log e m बटे n। ये 4 बेसिक फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम और भी फार्मूले की बात करते हैं जिनकी जरूरत लघुगणक में होती है, और कुछ अगर कुछ फार्मूले छूट भी जाते हैं तो हम उसकी बात बाद में कर लेंगे, जब उस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे तब वहाँ उस फार्मूले का जिक्र कर लिया जाएगा, है ना। लेकिन पहले जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है उन फार्मूले को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आप उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगले फार्मूले तक बढ़ते हैं। 5वां जो हमारा फार्मूला आएगा वो भी बहुत बेसिक है। 5वें फार्मूले की बात करें, जैसा लिखा हो log e, अब एक बटे m लिखा हो, ये लघुगणक की संख्या मान लो 1 बटे m, तो कैसा होगा, देखो 1 बटे में m, अभी m के ऊपर देखोगे तो अभी 1 की घात है, और जनरली 1 की पावर कभी लिखी नहीं जाती, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो लिखी नहीं जाती। लेकिन अपने को देखना पड़ेगा कि m लिखा है सिंगल, मतलब इसके ऊपर अभी 1 की पावर है, और ये बटे के नीचे जब हम उसको बटे के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही पावर क्या होती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी m की पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, log e m की पावर क्या, -1। अब पता है पहला फार्मूला जो मैंने बताया था कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आगे आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, -log e m। अब देखो 1 का गुना इसके साथ करोगे तो यही नंबर मिलेगा जो लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं हूँ। जनरली 1 से किसी भी संख्या का अगर गुना है तो वो लिखते नहीं है, डायरेक्ट उसका गुना करके लिख देते हैं। तो जैसे ये -1 आगे आया तो ये पूरा क्या हो गया, -log e m। एक और फार्मूला है, ठीक है। एक
तो देखिए हम 5 फार्मूले के बारे में पढ़ लिए थे। छठा फार्मूला ये होता है a log a n, मतलब अगर आधार में a है और ये आगे जो लघुगणक के आगे जो संख्या है वो भी a है और फिर लघुगणक की संख्या n है, तो क्या होगा, ये दोनों संख्या आपस में इंटरचेंज होती है, a यहाँ चले जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा n log a। और आपको पता है कि अगर दोनों संख्या सेम हो, लघुगणक की आधार की भी और लघुगणक की खुद की संख्या अगर दोनों सेम हो तो उनका मान एक होता है और एक का मान आप n के साथ करोगे तो आपको n प्राप्त होगा। वैसे ही सातवां फार्मूला क्या है, log आधार वाली संख्या a और लघुगणक की संख्या अगर b है, अगर इनको आपस में आप इंटरचेंज करना चाहो, मतलब b को आधार में लाना चाहो और a को संख्या बनाना चाहो, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, इसका उल्टा कर देना पड़ता है। मतलब उसको एक बटे में लिख दोगे तो एक b जहां संख्या थी वो आधार में आ जाएगा और a जहां आधार था वो संख्या में चला जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आठवें फार्मूले की। आठवां फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आठवां फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले की जरूरत तब पड़ती है जब आपको दोनों आधार की संख्या भी, लघुगणक की आधार की संख्या भी और लघुगणक की खुद की संख्या अगर दोनों बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तब दोनों को तोड़ना पड़ता है, तब इस फार्मूले की आप हेल्प ले सकते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, log e की पावर q फिर e की पावर p। ये इस टाइप में अगर आपको मिले तो ये जो पहला और तीसरे नंबर की जो संख्या है वो आगे आ जाएगी, ये बटे के रूप में, जैसे p बटे q ये आगे आ जाएगा, p बटे q ये आगे आ जाएगा और बचेगा क्या, log आधार में ई और संख्या भी। तो अब इसका मान तुमको पता है कि एक होता है, तो इसका अगर आंसर आएगा तो कितना आएगा, p बटे q। तो बेसिक फार्मूला है, ये इसकी जरूरत तब पड़ती है जब दोनों नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं, तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो p बटे q आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नौवा। तो जो नौवा फार्मूला है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा कि क्या होता है कि log चलाता है, log आधार में e अगर लिखा हो, यहाँ पर x लिखा हो बराबर m लिखा हो और आपको जब x का मान क्या होगा ज्ञात करना पड़े, तो क्या होता है, जो log जब हटाओगे तो ये e जो है वो इसके आधार में चले जाएगा और ये m उस e की पावर बच जाता है ना। जैसे log हट जाएगा तो इधर बचेगा x और e कहाँ जाएगा, e जाएगा इसके यहाँ पर, फिट हो जाएगा है ना। तो ये कहलाएगा e की पावर m है ना। तो x से बराबर क्या हो जाएगा, जो e की पावर m मतलब जो भी नंबर होगा, जो भी पावर होगी उसकी, वो x का मान हो जाता है ना। तो ये नौवा फार्मूला था। अब बात करते हैं एक और, आप 10वां देख लो। 10वें में मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान सा फार्मूला होता है, लेकिन अब लगभग इतने फार्मूले से हम पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जिन भी क्वेश्चन में और भी अदर फार्मूले की जरूरत पड़ती है तब मैं वहां लिखा दिया करूंगा। अभी के लिए तो इतना काफी है। एक और आप देख लो, एक log 10 का मान याद रखिए है ना, log 10 का मान कितना होता है, तो log 10 का मान ही होता है। हालांकि मैं सभी के मान लिखवा दूंगा आपको, चलो अभी ही लिखवा देता हूँ, बाद में फिर और जब जरूरत पड़ेगी तब बता ही दूंगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की बात करता हूँ है ना। चलो ठीक है, 11वां फार्मूला देखते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, log 1 का मान कितना होता है, log 0 का मान कितना होता है ना। तो इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके ऑप्शन 1 2 3 ऐसे या 0 भी रहता है, तो आप जैसा क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तक 10 हो गए थे, 11वीं समझ में आपको पूछा जाएगा log 1 का मान कितना होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखें log 1 का मान होता है 0 है ना। 12वां फार्मूला, अगर मान लो आपको log 0 का मान पूछे तो कितना होता है, ठीक है। ये देखो log 0 का मान दो तरीके से आता है। एक बार log 0 का मान पूछे तो log 0 का मान होता है अनंत, ठीक है, log 0 का मान होता है अनंत। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, जब आधार में संख्या 1 से बड़ी हो तब log 0 का मान अनंत होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया log 0 का मान माइनस अनंत, लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, जब आधार में 1 से छोटी संख्या, मान लीजिए अगर यहाँ पर आधार में 0.5 है और फिर उसने log 0 का मान पूछे कितना होगा, तो माइनस अनंत होता है ना। तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखिए। log 0 का मान जनरली अनंत होता है क्योंकि आधार में कुछ नहीं तो 10 है जो 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो log 0 का मान अनंत होगा, और अगर आधार की संख्या 1 से छोटी है फिर log 0 का मान पूछ रहा है तो log 0 का मान माइनस अनंत होगा। एक और आ जाता है log अनंत का मान, डायरेक्ट पूछा जाता है log अनंत या log इनफिनिट का मान कितना होता है, तो log अनंत का मान अनंत ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूले है और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको log अनंत का मान क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया जाए 1 2 3 अनंत 0 ऐसे कुछ, तो आप लगाओगे अनंत है ना। लेकिन ये बहुत दो इंपॉर्टेंट है, log 0 का मान अनंत कब होता है और माइनस अनंत कब होता है। मैं बता दूं log 0 का मान अनंत तब होगा जब आधार में संख्या 1 से बड़ी होगी। अब यहाँ आधार नहीं है तो क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, जो 1 से बड़ा है तो अपने आप log 0 का मान अनंत होगा। लेकिन माइनस अनंत कब होता है, जब आधार में संख्या 1 से छोटी है, ठीक है, यहाँ पर 0.5 है, 1 से छोटा है, और अब पूछ रहे हो log 0 का मान क्या होगा, तब माइनस अनंत लगना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ, जैसे आपको अंकों की संख्या निकालने के लिए, जैसे log 1 है, log 2, log 3 इनके मान डायरेक्ट पता अगर है तो आप अंकों की संख्या कितने भी बड़े नंबर हो उनमें कितने अंक होंगे, जैसे आपको आ गया कि 25 की पावर 100, ऐसा 25 की पावर 100 में जो नंबर आएगा उसमें कितने अंक होंगे, तो इतने बड़े नंबर का गुना करते आप तो कर नहीं पाओगे। लेकिन लघुगणक की सहायता से इनको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, इनमें अंकों की संख्या आसानी से पता की जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक
log 1 log 2 log 3 log 4 इनके मान याद रखने पड़ेंगे। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। log 1 का मान आपको तो पता है 0 ही होता है, तो मैं log 2 से स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। 13 यहाँ पर हो गए, फिर उसको 14 से स्टार्ट करते हैं। तो 14 नंबर अपना वही मान लो log 0 का मान तो हो गया था, log 0 का मान अनंत था, log 1 का मान हो गया था 0। अब स्टार्ट करते हैं log 2 से। तो log 2 का मान कितना होता है? कभी-कभी क्वेश्चन में log 2 का मान दिया रहेगा आपको, कि कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है वो, तो वहां कहीं क्वेश्चन में पीछे log 2 का मान दिया रहता है कि log 2 का मान इतना है या log 3 का मान इतना है। तो बताइए इस जो भी क्वेश्चन है उसमें जो अंक आएगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, है ना। लेकिन कभी-कभी दिया नहीं रहता, तो अगर दिया नहीं रहे तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट अगर मान आप याद रखो, तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन में दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, ताकि दूसरे को तो याद नहीं होगा ना अगर नहीं दिया होगा तो। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट याद रखो। तो log 2 का मान होता है 0.3010, है ना। ये डायरेक्ट याद रखना आप लोग, 0.3010। वैसे ही log 3 का मान, जो log 3 का मान होता है वो होता है 0.4771। वैसे ही आप log 4 का मान, तो log 4 का मान क्या होगा? अब देखो log 4 को क्या लिखा जा सकता है? log 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। log 2 की पावर 2, अब 2 कहाँ आएगा? आगे आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 log 2। अब log 2 का मान कितना है? 0.3010। आगे क्या है? 2 से गुना है, तो इसको दुगुना कर दीजिए तो log 4 का मान आ जाएगा। मतलब log 2 के मान को अगर दुगुना कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? log 4 का मान मिल जाएगा। तो log 4 का मान क्या हो जाएगा? 0.6020, 0.6020। तो ये log 4 का मान हो गया, है ना। वैसे ही हम बात करें log 5 का मान क्या होता है? हर किसी को याद नहीं रहता, अगर क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, नहीं तो आप इतना सा आसान सा क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इनके मान आपको डायरेक्ट याद रहे। तो log 5 का मान होता है 0.6990, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखोगे आप तो ही बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी से आप लोगों ने क्वेश्चन कर सकते हो। 18 की बात करें तो log 6 का मान क्या हो जाएगा? अब log 6 कैसे लिखोगे और 6 का मान अगर नहीं पता है तो कैसे करोगे? देखो जो log 3 है और log 2 है, इनके मान को आपस में अगर जोड़ देंगे तो अपने को log 6 का मान प्राप्त होता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे निकलता है। log 6 है तो log 6 को कैसे लिखा जाएगा? log 6 को मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, 6 को मैंने 2 गुना 3 लिख दिया। अब क्या है, जब बीच में गुना हो, जब इनको अलग अलग करेंगे तो log का मैंने पहले फार्मूला पढ़ा है, अगर बीच में गुना है, अगर अलग अलग करते हैं तो प्लस आ जाता है, अगर प्लस है अगर एक साथ करते हैं तो उनमें गुना हो जाता है। तो इन दोनों के मान को क्या करूंगा? बीच में गुना है तो log 2 अलग हो गया, अब गुना है तो प्लस आ जाएगा और ये log 3 हो जाएगा, है ना। मतलब जो log 2 का मान होगा और log 3 का मान होगा, उनको आपस में जोड़ने पर किसका मान प्राप्त होगा? log 6 का मान प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्टली यहीं से जोड़ देते हैं, है ना। मैं आपको समझाने के लिए बताया, हालांकि ऐसा अगर जिसको डायरेक्ट नहीं पता है तो ऐसे भी निकाल सकता है। log 2 का मान अगर पता है, log 3 का मान पता है, तो दोनों के मान को जोड़ दोगे तो आप log 6 का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो log 6 का मान क्या होता है? जोड़ो 1 8 7 7 और यहाँ 0.0, है ना, 0.7781। वैसे हम log 7 की बात करें, हम log 7 का मान तो निकाल नहीं सकते, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। log 7 का मान, log 7 का मान होता है 0.8050, है ना, 0.8050। क्योंकि log 7 का मान आप निकाल नहीं सकते, कहीं किसी भी नंबर से वो log 7 का मान नहीं निकलेगा। 5 का भी नहीं निकलेगा, तो 5 को याद रखना ही पड़ेगा, 7 को याद रखना पड़ेगा, 2 को रखना ही पड़ेगा, 3 को रखना ही पड़ेगा। 4 का मान निकाल सकते हो 2 की सहायता से, है ना। 6 का मान निकाल सकते हो 2 और 3 की सहायता से। अब log 8 की बात करते हैं, log 8 का भी मान निकल सकता है, किसकी सहायता से? log 2 की सहायता से। कैसे? देखिए अगर log 8 का मान पूछ रहा है, log 8 का मान क्या होता है? मैं डायरेक्ट मान नहीं, मैं कैसे निकालते हुए बता रहा हूँ आपको, है ना। log 8 लिखा हुआ है, तो log 8 को हम कैसे लिखते हैं? log 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, 3 कहाँ आएगा आगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3 log 2। अब 3 log 2 मतलब log 2 का जो मान है उसमें अगर 3 का गुना कर दोगे तो आपको 8 log 8 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अगर 3 का मैं गुना कर दूं log 2 के मान पे तो क्या मिलेगा मेरे को? 0.9030, ये होता है log 8 का मान, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है, अगर याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं आप। अब log 9 की बात करें तो log 9 का मान भी अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से? log 3 के मान की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे log 9 लिखा हुआ है, 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिखूंगा तो 2 आगे आएगा, तो 2 गुना log 3, मतलब log 3 के मान को अगर मैं गुना कर दूं तो log 9 का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कर दो 2 4 5 9, मतलब 0.954, ये log 9 का मान होगा, ठीक है। और अगर log 10 की बात करें तो log 10 का मान 1 होता है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं आपको, है ना। log 10 का मान 1 हो जाता है। तो ये बेसिक अगर अंकों की संख्या याद करना है आपको, बड़े बड़े नंबर में कितने मतलब जो नंबर आएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मैंने बताया आपको पहले भी कि अगर 25 की पावर हो 100 पूछ रहा है और 25 का गुना 100 बार आपस में करते तब आपको कई दिन लग जाएंगे, है ना। और जो नंबर आएगा फिर उसमें कितने अंक होंगे उस नंबर में, वो काउंट करने के लिए बहुत दिन लगेंगे, है ना। तो लघुगणक की सहायता से ऐसे क्वेश्चन में कितने अंक होंगे, जैसे 25 की पावर में 100 है, उसमें जो नंबर आएगी, जो संख्या आएगी बड़ी वाली, उसमें कितने अंक होंगे, तो इनके सहायता से उनमें अंकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है ना। तो इसलिए ये भी याद रखना जरूरी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर बेसिक और जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको
आप जानते हो घातांक के नियम क्या होते हैं, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा घातांक के नियम के बारे में बता देता हूँ, है ना, ताकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे आगे और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी आप आसानी से बना सके बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो हम घातांक के नियम भी देख लेते हैं। आज की ये क्लास हमारी बेसिक फार्मूले पे ही रहेगी, जो लघुगणक के फार्मूले, क्योंकि अगली क्लास में हम उन्हीं फार्मूले से पूरे के पूरे हर टाइप के लघुगणक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज घातांक के नियम भी देख ही लेते हैं इसी वीडियो में, फिर अगली वीडियो से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करूं मैं घातांक के नियम की। घातांक के नियम क्या होता है? घातांक के नियम आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर a की पावर m लिखी हो, ठीक है, बीच में गुना हो और a की पावर n लिखी हो, तो क्या होता है? तो याद रखना हमेशा, अगर आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई या गुना का चिन्ह है तो ये जो पावर होती है इन दोनों की आपस में जुड़ जाती है। तो आधार समान है तो आधार तो एक ही रहेगा a, और अगर ये बीच में गुना का साइन है तो एक पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। तो a की पावर क्या होती है? m प्लस n। ऐसे ही अगर बीच में भाग रहे तो क्या होता है? भाग रहे तो जैसे a की पावर m है, बीच में डिवाइड का साइन है और a की पावर n है, ठीक है, तो क्या होगा? a की पावर m माइनस n हो जाएगा। इसी तरह तीसरा भी फार्मूला होता है, अगर a की पावर m रहे और पूरे की पावर अगर n रहे तो इसका क्या होता है? ये जो दोनों पावर है इसकी a की, मतलब a की पावर m है, फिर होल उसकी पावर क्या है? n है, तो ये जो दोनों पावर है इनका आपस में गुना हो जाता है, तो a की पूरी पावर क्या आ जाएगी? a की पावर m इंटू n, a की पावर m है, ठीक है। और भी है, जैसे चौथी अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा हो a की पावर क्या m लिखा हो गुना b की पावर m लिखा हो, तो इसका मान क्या होगा? क्योंकि इसमें आधार समान तो है, पावर समान है, यहाँ पर क्या थे? आधार समान थे, पावर अलग अलग थी, तो आधार समान है, पावर अलग अलग, बीच में गुना का साइन तो पावर जुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ क्या है? आधार अलग अलग है, पावर सेम, तो कुछ नहीं करना है, a और b आपस में गुना में है तो इनको गुना कर दीजिए, मतलब a इंटू बी की पावर कितनी है? दोनों की कॉमन पावर m कर दीजिए, है ना। तो ये चार फार्मूले भी याद रखो, इसकी जरूरत पड़ती है आपको, है ना। और अगर कोई और भी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हो पीएटी से रिलेटेड, है ना, बेसिक की, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी लोगों तक पहुँचा दीजिए जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो बिना किसी समस्या के हमारी ऑनलाइन वीडियो रेगुलर ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।